नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक शायर अपने जीवन में बहुत कुछ लिखता है। शायरी, गज़लें, कविताएं, कहानियाँ, नज़्म, नगमे और ये सब लिख के वो लोगों को सुनाता है और उन्हें खुश करता है। लेकिन कुछ चीज़ें शायर ऐसे भी लिखता है जो कि वो सिर्फ अपने लिए लिखता है और उसको वो कभी पब्लिक नहीं करता। वो उसको लिखता है, खुद पढ़ता है और खुद ही सेटिस्फाई हो जाता है। तो ऐसे ही सोच के मैंने जनवरी में एक लेख लिखा था। मैंने सोचा नहीं था कि इसको मैं कभी किसी को सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं उसको सुनाने जा रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वही इमोशन रखते हैं जिस इमोशन के साथ मैंने वो लेख लिखा है, मगर उन लोगों के पास लिखने का हुनर नहीं है। तो ये जो मैं उन्हें सुनाने जा रहा हूँ, तो उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा और वो मुझे दुआएं देंगे। और क्या पता कल को मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं, और अगर मैं मर गया तो ये जो भी मैंने लिखा है ये एक राज बन के मेरे साथ दफन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उन तक पहुंचा दिया तो वो मेरे इस लेख को अमर कर देंगे। अगर मैं बिना सुनाए मर गया तो ये उन तक नहीं पहुंचेगा जिसको इसकी असल में ज़रूरत है। सिर्फ इसी मकसद से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और बड़ा ही इमोशनल सा कहानी है, मेरे बड़े ही प्राइवेट सर्किल में आता है ये। मैंने किसी को नहीं सुनाया। बहुत ही टची है वो, इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसे लेख को सुनने के बाद लोग सिंपैथी देना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपैथी देना अच्छी बात नहीं है, अच्छा है। लोगों को अच्छा महसूस होता है, उनको लगता है साथ में मेरे कोई खड़ा है। मगर कहीं कहीं मुझको ज़्यादा सिंपैथी लेने से ऐसा फील आता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो इसलिए लोग मुझको सिंपैथी दे रहे हैं। मगर मुझको पता है कि आई एम वेल कैपेबल टू मैनेज विथ माई इमोशंस। हाँ, कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता हूँ, मगर तुरंत उठ के खड़ा भी हो जाता हूँ। तो अक्सर सिंपैथी लेने से मुझको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझको सिंपैथी लेना नहीं पसंद। तो ये वीडियो मैं सिंपैथी लेने के लिए कतई नहीं बना रहा हूँ, ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कि सेम इमोशंस रखते हैं मगर उनके अंदर लिखने का हुनर नहीं है। उन्हें ये सुन के अच्छा लगेगा और वो मुझको दुआएं देंगे, मेरे लिखने की हुनर और बढ़ेगी और वो मेरे इस लेख को अमर कर देंगे, कल को मैं रहूं या ना रहूं। तो ये सिर्फ उनके लिए है। और इसका जो शीर्षक है, जो लेख मैंने लिखा है, वो है ये असली घटना है। इसमें कुछ भी बनावट नहीं है, कुछ भी तेल मसाला नहीं है, जो है सच है। वो उन लोगों के लिए है जिनके पापा नहीं है, और ये तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। लोग आपको सहानुभूति दे सकते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ, अच्छा है तुम सहानुभूति दे रहे हो, मगर वो तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो बीती है। तो आज उन्हीं लोगों के लिए है, बिन बाप के जो बेटे होते हैं। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये किसी की सिंपैथी पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझको किसी से सिंपैथी चाहिए। मैं बस ये उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो कि मेरी तरह हैं, बिना बाप के उनके कंधों पे जिम्मेदारी है। कभी कभी याद आती है पापा की, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उन तक अगर ये पहुँचेगा तो उनको अच्छा लगेगा। तो यही है कि शीर्षक है कि तब मैं छोटा था। मैं लेख स्टार्ट करता हूँ अपना कि तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी। जब दरवाजे को बार बार देख मैं अपने पापा का घर आने का इंतज़ार करता था। कमरे में टीवी चल रही होती थी, रिमोट भैया के हाथ में रहता था, और मेरे भैया भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। एक नज़र मेरी टीवी की ओर, एक दरवाजे की ओर टकटकी मारे रहती थी। वो अक्सर अंधेरा होने के बाद ही मेरे पापा घर आते थे ना। मुझे नहीं पता वो रास्ते में कुछ खा के आते थे या नहीं, पर हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाते थे। कभी समोसा, कभी मिठाइयाँ, कभी चॉकलेट। मुझे वो चित्र अच्छे से याद है जिस दिन वो खाली हाथ आए थे। पापा कुछ खाने के लिए नहीं लाए? मैंने पूछा। पापा ने बोला, बेटा कुछ मिला ही नहीं।
मैं पूछना भूल गया, कुछ मिला ही नहीं। कहाँ? दुकान में या आपके पर्स में? फिर जेब से उन्होंने 7 रुपए निकाले, 5 का सिक्का उन्होंने भैया को दिया, 2 का मुझे, और बोला कल स्कूल में जाके कुछ खा लेना। मैं सोचा 2 रुपए, इसे क्या ही होगा। पर वो पहली और आखिरी बार था जब पापा ने मुझे हाथ में पैसे दिए थे। फिर पैसे तो कहीं ना कहीं से आए और कहीं ना कहीं चले गए, पर एक दिन ऐसा भी आया जिसके बाद पापा कभी नहीं आए। खैर, वो बात की बात है। पापा मुझे कभी कभी अपना पाँव दबाने के लिए बोलते थे, तो एक चिढ़ सी मचती थी कि आखिर क्यों, मैं भी तो स्कूल से आया हूँ, मैं भी तो थका हूँ, आप भी सो जाओ ना, मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन मैं ये भूल जाता था कि वो बंदा कहाँ कहाँ धूप या छाँव हर दम अपने परिवार के लिए खुद को सताता था। तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, तो ये सारी जिम्मेदारी वाली बातें मुझे समझ नहीं आती थी। और अब जब इतना बड़ा हो गया हूँ तो मानो ये सारी बातें अंदर ही अंदर मुझे खाती हूँ। मैं अक्सर अपने पापा से बात बात पर बहस किया करता था कि आखिर क्यों आप बाकी पापा लोगों जैसे मेरी हर ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते। तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आता था कि पापा मेरी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे, मगर ख्वाहिशें तो भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता था, वो खुद नाश्ता किए बिना काम के लिए निकल जाते थे। वो खुद नाश्ता किए बिना काम के लिए निकल जाते थे, और लंच करते भी थे या नहीं, क्योंकि वो साथ में कहीं लंच बॉक्स लेकर नहीं जाते थे। पर टाइम टाइम से मेरा पेट जरूर भरते थे। मैं भूल जाता हूं और नजर अंदाज कर देता हूं उनके वो पुराने कपड़े जो वो हर क्रिसमस पे पहनते थे, पर मेरे लिए हर बार नई जीन्स लेकर आते थे। तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, इसलिए थोड़ा नासमझ था। वैसे मैं बता दूं, मैं उस समय 11 साल का था, 11-12 साल का, जब मेरे पापा का डेथ हुआ था। तो तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आता। फिर किसी दिन भैया ने मुझे बहुत पीटा हुआ था, पर अंदर ही अंदर भैया भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर में पापा आने वाले थे। पापा ने भैया को बहुत डांटा और फिर भैया सर ढककर रोने लगे। थोड़ी देर बाद पापा खुद उन्हें मनाने गए और उन्हें उठा के खाना खिलाया। शायद आज भी भैया अकेले में सर ढक के रोते हैं, पर पापा मनाने नहीं आते। फिर मैं पापा और मम्मी को अकेले कोई गहरी बात करते देखा था। मैं पापा और मम्मी को कोई अकेले गहरी बात करते देखा था। चेहरे पे कोई मायूसी गुमनाम सी, उनके होठ मानो झूठे मुस्कान देते देते थक गए हों, मानो आंसू अब बहने को निकल पड़े हों। मेरी माँ तो रो ही दी थी। मेरा बाप, वो तो मर्द है, वो कभी मेरी माँ के सामने नहीं रोया। पर तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, तो ये आंसू दर्द वाली बातें मुझे उतनी समझ भी नहीं आती थी। फिर एक शाम और आया जब पापा खाली हाथ आए थे। कुछ खाने का सामान नहीं लाए थे, पर गौर से देखा जाए तो वो खाली हाथ नहीं थे, अपने साथ दर्दों को लेकर आए थे। चेहरे पे एक चुप्पी, एक सूखापन, मानो अर्जों से कोई रोशनी ना पड़ी हो। शाम को अंधेरे की वजह से उनका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और बारिश की वजह से घर की बत्ती भी चली गई थी। पापा माँ के पास गए और किचन में
बहस की आवाज़ आने लगी। लगा कोई गहरा मुद्दा रहा होगा, पर तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि घर में ये चल क्या रहा है। पर उस बहस का, घर में चल रही उस परिस्थिति का, पापा के अंदर पल रहे दर्दों का, उन रंजिशों का, चेहरे पे उस सूखेपन का, वो होठों पे चुप्पी का पूरा परिणाम मेरे परिवार को थोड़ी देर में मिलने वाला था, जिसने एक एक को अंदर से हिला दिया। पापा घर के आखिरी कमरे में गए बहस के बाद, बिल्कुल अकेले। हम ड्राइंग रूम में इंतज़ार कर रहे थे कि पापा खाना खाने के लिए आएंगे, पर काफ़ी देर हो गई उन्हें आने में। फिर भैया अंदर गए कमरे में, तो समझ आया देर पापा को बाहर आने में नहीं हुई, भैया को अंदर जाने में हो गई। तब मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी। कमरे में कोई हथियार नहीं था, पर किसे पता था कि वो कमरे का पंखा ही हथियार बन जाएगा। वो कमरे का पंखा ही मेरे बाप का कातिल बन जाएगा। एक भूकंप सा आ गया हो मेरे जीवन में, मानो एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। भैया हदस के खामोश थे, माँ बेहोश हो गई थी, बहन पापा से लिपटकर सिसक सिसक के रो रही थी। मैं और मेरा छोटा भाई चीख चीख के पापा पापा चिल्ला रहे थे। तब भी मैं छोटा था और मेरी उम्र कच्ची थी, और इस कच्ची उम्र में मैंने अपने बाप को पंखे में लटके हुए देखा था। पर उस हादसे के 8 साल बाद, आज मैं 20 साल का हूं, उस हादसे के 8 साल बाद अब मैं बड़ा हो गया। पर जो सूखापन 8 साल पहले मैंने अपने पापा के चेहरे पे देखा था, आज मैं अपने फिजाओं में महसूस करता हूं। जो खामोशी उनके चेहरे पे देखी थी, आज माँ के होठों में महसूस करता हूं। जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर देखी थी, आज भैया के कंधे पे महसूस करता हूं। जो पुराने कपड़े उनके शरीर में देखे थे, आज छोटे भाई के सादगी में महसूस करता हूं। जो आंसू वो कभी बहा नहीं पाए, मैं अपनी बहन के आंखों में महसूस करता हूं। जिसकी अहमियत जीते जी मैं समझ नहीं पाया, वो बाप को मैं आज पल पल महसूस करता हूं। वो इस दुनिया से एक बार मरे थे, उन्हें क्या पता, उन्हें याद करके मैं कितनी कितनी बार मरता हूं, मैं कितनी कितनी बार मरता हूं। देखिए, बाप आपका कमाता है या नहीं कमाता वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका बाप आपके साथ है कि नहीं है। बाप का साया हट जाने से इंसान बौखला जाता है। जैसे कि मैं अक्सर लोगों को उनके पापा से बात करते देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आखिर अपने पापा से बात क्या करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे पापा मुझको गाइडेंस देते हैं, मुझको सिखाते हैं मुझको क्या ऑप्शन चुनना है, किस रास्ते पे जाना है। मैं कहा अच्छा, तो उनका क्या जिनके बाप नहीं है, उनका गाइडेंस कौन बनेगा। मगर मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं इतना समझदार हो चुका हूँ कि मैं अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता हूँ। मगर फिर भी वो जो कमी होती है कि ठीक है डिसीजन लेने में तुम मेरी मदद मत करो, मगर वो जो बाप को शेयर करने की हर बातें खुशी जो मिलती है कि हाँ पापा ये खाया, ऐसा था, दिन ऐसा गया, वो कभी महसूस नहीं हुई। और मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे कितने लोग हैं। और ये कहानी सिर्फ उनके लिए थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक करो, मुझको प्रमोट करो, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपको पता है कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर से बाप का साया हट गया हो, तो उसको ज़रूर शेयर करना।
क्योंकि उसकी जो तकलीफ है सिर्फ वही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। सहानुभूति देना एक अलग चीज होता है, उस तकलीफ में जीना वो अलग चीज होता है। और एक गुजारिश यही है कि अगर आपके पास बाप है तो इज्जत करो उसकी। अब मुझे नहीं पता कि बच्चा बड़ा होने के बाद बाप के साथ कैसा बिहेव करता है, क्योंकि मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरे पापा चले गए, तो मुझको नहीं पता कि एक जवान लड़का अपने पापा को कैसे रखता है। मगर एक यही गुजारिश है कि जैसे भी रखो उन्हें देख के रखो जिनके पास पापा नहीं है, उनके जीवन को देखो एक बार, तो तुमको अपने पापा की अहमियत समझ में आएगी और उस हिसाब से अपने पापा को रखो। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी तुम्हारे जीवन में हो, मगर जिस दिन बाप का साया हट गया तड़प जाओगे। उसमें मैं इतना छोटा था कि मेरे साथ मेरे पापा की एक फ़ोटो तक नहीं है। तो मैं सभी यूथ से जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने पापा के साथ अच्छी मेमोरीज बनाओ। माँ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, मगर बाप की इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब लड़का धीरे धीरे जवान होने लगता है, जब उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जब उसके कंधे पर जिम्मेदारी आती है, तब उसको बाप की अहमियत समझ में आती है। मैं माँ और बाप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दोनों अपने लाइफ में अपने अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए मेरा बाप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे पास बाप नहीं है, तो मुझको इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा पता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा एक कहानी, और दिस इज़ हाउ इट गोस। कि कहते हैं कि जब तक इंसान सामने होता है तो उसकी इज्जत नहीं होती। मैं भी अपने पापा से छोटा सा था तो बहस करता था, तो मगर अब आज समझ में आता है कि काश बहस ना करता होता, अच्छे से रहा होता। दिस इज हाउ इट गोस। अगर आपके पास है तो इज्जत करिए, प्यार दीजिए उनको, और खुश नसीब हैं कि आप उनको देख पा रहे हैं। काश ऐसा भी होता कि जो बच्चों ने अपने जीवन में घर की जिम्मेदारी उठा ली है वो अपने बाप को अपने पैसे से खिला सके, तो एक अलग ही गर्व होता कि मैं अपने पापा को अपने सैलरी से खिलाता हूँ। तो वो गर्व हर किसी को महसूस नहीं होता, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो जिसको ये गर्व महसूस होता है कि वो अपने बाप को अपने पैसे से खिला रहा है तो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि उसके बाप ने उसके पूरा बचपन में पाला, पढ़ाई लिखाई किया, कॉपी किताब दिलाया, कपड़ा दिलाया, और आज वो बच्चा इस काबिल हो गया कि अपने बाप को अपने पैसे से खिला रहा है। अगर आपको ये खुशी महसूस हो रही है, अगर आपको ये खुशी मिल रही है, तो आप बहुत खुश नसीब हैं, आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमको ये नहीं मिला कि हम अपने बाप को अपने पैसे का खिला सके। हम अपने बाप को एक नया कपड़ा दे सके, जो खुद पुराने कपड़े पहनता था मगर हर त्यौहार पे हमको नया कपड़ा ला के देता था। नमस्ते। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंग